क्या आपने कभी सोचा है किसी भी ओशन के अंदर उसकी सी सरफेस टेम्परेचर में अगर कोई भी डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो वो ग्लोबल क्लाइमेट पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा? हाँ जी, बिल्कुल। वेलकम टू द चैनल प्रियम्बल आईएएस। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो पैसिफिक ओशन है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है या फिर क्या हो रहा है उसके अंदर जो भी, और ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आज का हमारा मेजर टॉपिक रहने वाला है एल नीनो, जो काफी चर्चा में रहता है। और इस साल जो है वो एल नीनो को जो साइंटिस्ट है उनका ये मानना है कि जो 2026 है वो एल नीनो का साल रह सकता है। तो हम इसका पूरा स्टैटिक देखेंगे, कंप्लीट इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल नीनो एक ऐसा क्लाइमेट फेनोमेना दैट कैन चेंज वेदर अक्रॉस द वर्ल्ड, कि एक ऐसा क्लाइमेट फेनोमेना है जो क्या है पूरे वर्ल्ड पे, पूरे ग्लोब के ऊपर क्या है वेदर को चेंज कर सकता है, जो हमारे इतने सारे जीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो। A rise in ocean temperature in one part of the Pacific Ocean can influence India's monsoon, global food prices, heat wave, floods, etc. कि एक जगह टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या एक जगह टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो कंप्लीट इंडिया की, चाहे इंडिया का मानसून हो, चाहे उसके फूड प्राइसेस हो, या फिर वर्ल्ड का कोई भी मेजर इकोनॉमिक्स हो, तो उसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वाई इज इट इन न्यूज? मोस्टली अगर हम देखें तो एल नीनो जो है वो क्यों न्यूज में है? एल नीनो कंडीशंस आर मॉनिटर्ड ग्लोबली बाय द जो अलग अलग एजेंसीज हैं, जैसे कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर इंडिया की जो आईएमडी है। ठीक है, उन्होंने क्या है ये मेजर किया है या फिर उन्होंने ये मॉनिटर किया है, क्या मॉनिटर किया है कि जो अभी पैसिफिक ओशन है उसमें हमें एल नीनो की कंडीशन देखने को मिल रही है। वहां पे हमें क्या है हाई प्रोबेबिलिटी देखने को मिली है कि एल नीनो विल कंटिन्यू थ्रू द लेट 2026, मेकिंग सीजनल फोरकास्टिंग स्पेशली इम्पोर्टेंट। मतलब कि लेट 2026 तक हमें मेजरली इसकी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, कुछ फोरकास्ट मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं कि इवेंट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या मतलब ऑल्दो इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, बट फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि एज अ सुपर एल नीनो में चेंज हो सकता है। ओके, तो इसीलिए क्या है ये चर्चा में बना हुआ है और काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी डाल रहा है, तो इसके लिए फिर हमारे पास इसका स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं। ओके, कैन द पैसिफिक ओशियन कंट्रोल इंडियाज मानसून? मेन क्वेश्चन आता है कि पैसिफिक ओशियन के अंदर चेंज हो रहा है कि बट क्या वो इंडिया के मानसून को इफेक्ट कर रहा है? तो सरप्राइजिंगली बिल्कुल यस। कैसे? देखो, ऑल्दो इंडिया इज थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन, की मतलब पैसिफिक ओशियन से वो बहुत ज्यादा दूर है, बट फिर भी वो इंडिया के मानसून पर, इंडिया रेनफॉल पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। कैसे? देखते हैं कि जो सन है हीट लैंड्स एंड ओशंस डिफरेंटली, दिस क्रिएट प्रेशर डिफरेंसेस दैट ड्राइव ग्लोबल विंड सिस्टम एंड द पैसिफिक ओशियन इन्फ्लुएंस। मतलब कहने का ये है, देखो कि जैसे सन है, ठीक है, सन क्या करता है लैंड और सी को अलग अलग मतलब हीट करता है। लैंड की और सी की अपनी अलग अलग टेंडेंसी होती है कि जो लैंड है वो थोड़ी सी जल्दी गर्म हो जाती है, और जो सी है वो क्या है थोड़ा सा धीरे गर्म होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, और लैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। अब लैंड और सी के अंदर गर्म जो उनकी टेंडेंसी, मतलब कुछ कुछ धीरे गर्म हो रहा है, कुछ जल्दी गर्म हो रहा है, तो उनकी वजह से उनमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या आता है, प्रेशर डिफरेंस आता है। मतलब कि एक जगह हाई प्रेशर बनता है, दूसरी जगह लो प्रेशर बनता है। तो इसकी वजह से क्या है विंड्स फ्लो करती है, क्योंकि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, तो उसी को यही कहना चाह रहा है कि जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के अंदर भी तो जो विंड्स चल रही है, ठीक है, वो भी कैसे चल रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, और वो चल रही है तो वो पूरे एटमोस्फेयर को इफेक्ट करेगी। एटमोस्फेरिक जो सर्कुलेशन है, विंड सर्कुलेशन है, उसको इफेक्ट करेगी। तो इससे क्या होता है स्ट्रेंथ एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन मानसून रेनफॉल में चेंज, तो इससे चेंज हो सकता है। हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कैसे होएगा, बट मोस्टली ये मानो कि अगर एल नीनो की कंडीशन आ रही है तो इंडिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जो क्लाइमेट है ग्लोबल है वो आपस में क्या है सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो हम इसको देखेंगे। जैसे इधर देखो कि पैसिफिक ओशन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, मॉनसून विंड्स, इंडिया रेनफॉल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सब पे ये इम्पैक्ट करेगा, और ये आपस में क्या है जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है एनसो, यानी कि एल नीनो द सदर्न ऑक्सीलेशन। ओके, मतलब जो है वो एनसो क्या है, वट इज एनसो? इट इज एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। इट इज अ नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम क्रिएटेड
बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द पैसिफिक ओशन एंड एटमोस्फेयर, मतलब एटमोस्फेयर में और जो पैसिफिक ओशन में है विंड सिस्टम में जो उनकी इंटरेक्शन हो रही है उसकी वजह से ये बनता है। इट चेंजेस ग्लोबल वेदर एवरी फ्यू ईयर, ये जो क्या है हर साल में, मतलब कुछ कुछ सालों में क्या है ग्लोबल वेदर को काफी चेंज करता है। इसकी 3 फेजेस है। द फर्स्ट वन इज एल नीनो, दैट इज कॉल्ड द लिटिल बॉय इन स्पेनिश। ओशन बिकम्स वार्मर देन नॉर्मल। इसके अंदर क्या होता है, ओशन जो है वो नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है, ट्रेड विंड्स इसमें कमजोर हो जाती है, मानसून इंडिया के अंदर वीक हो जाएगा एल नीनो के अंदर। लानीना, दैट इज द लिटिल गर्ल इन स्पेनिश। ओशन बिकम कूलर देन नॉर्मल, इसमें ठंडा हो जाता है, ट्रेड विंड्स जो है वो स्ट्रोंग हो जाती है। इंडिया ओपन रिसीव्स बेटर मॉनसून रेनफॉल। इंडिया जो है लानीना के अंदर क्या है बेटर मॉनसून रेनफॉल को वो करता है, रिसीव करता है। ओके और जो थर्ड है वो है न्यूट्रल फेज। न्यूट्रल फेज के अंदर है ओशंस एंड एटमॉस्फेयर रिमेन क्लोज टू एवरेज कंडीशन, मतलब इसके अंदर क्या है कि सब कुछ बैलेंस में रहता है, ना ही तो ट्रेड विंड्स है वो स्ट्रॉन्ग है ना ही वीक है, नॉर्मल चल रही है, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है, स्टेबल रहता है जो वेदर पैटर्न्स है। ओके उसके बाद हम स्टेटिक पढ़ते हैं एल नीनो के बारे में, नॉर्मल कंडीशन के बारे में और लानीना के बारे में, ठीक है। सबसे पहले है अपनी नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में देखो कि ये है अपना साउथ अमेरिका एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज इंडिया इस साइड, ओके। एंड ये है पैसिफिक ओशन। यहाँ पे क्या है ट्रेड विंड्स चल रही है। अब जो ट्रेड विंड्स है वो यहाँ पे चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट पोर्शन है ये वेस्ट पोर्शन है, यहाँ पे जो है वो ट्रेड विंड्स चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। क्या है कि सन की वजह से जो ओशन का वाटर है वो क्या है गर्म हो रखा है। अब पानी गर्म हो रखा है और हवाएं चल रही है, तो हवाएं अपने साथ क्या लेके जाएंगी, पानी को लेके जाएंगी, पानी को इधर लेके जा रही है क्योंकि विंड्स चल रही है तो वो पानी को अपने साथ लेके जा रही है और यहाँ पे कोस्ट के पास यानी ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के पास वो इकट्ठी हो जाएगी। पानी गर्म है, गर्म पानी इकट्ठा हो गया तो टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे ये बनाएगा लो प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। और अगर लो प्रेशर बनाएगा तो लो प्रेशर के अंदर क्या है, जो हवाएं हैं वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे वो क्या बनाएंगे क्लाउड्स बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे तो यहाँ पे वर्षा होगी, स्टॉर्म आएंगे, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स, सब कुछ आएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और इन कंपैरिजन टू यहाँ पे साउथ अमेरिका जो पेरू वाला एरिया वहाँ पे क्या होएगा अपना हाई प्रेशर होएगा, ओके। अब यहाँ पे जो लो प्रेशर बना हुआ है और हवा ऊपर है बट ऊपर जाके वो क्या है ठंडी भी होगी, ठंडी होगी तो वो क्या है कहीं ना कहीं जाके नीचे गिरेगी, तो इसीलिए ये जो है आके यहाँ पे नीचे आके गिरेगी और नीचे आके जब गिरती है तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये क्या बनाएगी हाई प्रेशर बनाएगी, तो इसने यहाँ पे क्या है हाई प्रेशर बना लिया। फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर फिर हवा मूव करेगी तो ये क्या है एक सर्कुलेशन चलता रहेगा जिसे हम क्या कहते हैं वोपर सर्कुलेशन कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे देखो कि मान लो ये जो पैसिफिक ओशियन था, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया था और ये साउथ अमेरिका था, जब पानी यहाँ गया तो इस यहाँ पे जो जो जगह बची इसकी जगह लेने के लिए पानी यहाँ आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग इसके अंदर क्या है जो फिशरीज है या फिर जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स है वो साथ में ऊपर आ जाएंगे, तो ये पेरू के लिए या फिर जो इधर की जो कंट्रीज है उनके लिए फिशरी सेक्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल होएगा। और इधर ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी बारिश होएगी तो ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी एग्रीकल्चर सब कुछ सब बढ़िया होगा। और इंडिया के अंदर देखो यहाँ पे अब मान लो यहाँ पे इंडिया में उस टाइम क्या है लो प्रेशर है और साउथ वेस्ट मानसून का आना है, तो साउथ वेस्ट मानसून है तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा तो ये वाटर वेपर्स अपने साथ लेके जाएगा। और जब ये लो प्रेशर यहाँ पे क्या बना रहा था हाई प्रेशर बना रहा था तो इंडिया को क्या है वाटर वेपर्स में हेल्प मिल जाएगी और इंडिया के अंदर जो है वो अच्छा रेनफॉल आएगा। तो ये बिल्कुल अपनी है नॉर्मल कंडीशन जब ट्रेड विंड्स जो है ईस्ट से वेस्ट चलती हैं और जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है जमा हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर बनाता है और यहाँ पे बारिश करता है और यहाँ पे क्या है सूखा रहता है मोस्टली, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है अटाकामा डेजर्ट भी है पेरू के अंदर और अपवेलिंग वगैरह यहाँ पे होती है, ओके। अब देखो एल नीनो की कंडीशन क्या होगी,
एलिनो की कंडीशन के अंदर क्या होएगा, ये जैसे यही अपना सेम साउथ अमेरिका और यही ऑस्ट्रेलिया, जैसे जो ट्रेड विंड्स चल रही है इधर ईस्ट टू वेस्ट, जो ट्रेड विंड्स चल रही है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगी बिल्कुल। तो जो पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है वो नहीं पहुंच पाएगा, वो यही रह जाएगा, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर ही गर्म पानी रह जाएगा। तो यहाँ पे गर्म पानी रह जाएगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये लो प्रेशर बनाएगा, और लो प्रेशर बनाएगा तो फिर यहाँ पे क्या है, वही ऊपर उठ के ये बादल बनेंगे, फिर वर्षा होएगी, साइक्लोन्स आएंगे, स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स, ये सब कुछ होएगा साउथ अमेरिका पेरू के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा क्योंकि गर्म पानी इधर आया नहीं है, और गर्म पानी इधर नहीं आया है तो फिर ये यहाँ पे सूखा आ जाएगा, ड्रोट आ जाएगी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर बारिश नहीं होएगी। ओके, तो ये है एल नीनो की कंडीशन। तो और इंडिया के अंदर भी यहाँ पे जो है वो हाई प्रेशर नहीं बन पाएगा, तो जो साउथ वेस्ट मानसून को जो वाटर वेपर्स या मॉइस्चर चाहिए थे वो सही से नहीं ले पाएगा, तो इसलिए इंडिया के अंदर भी हमें कम रेनफॉल जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये है एल नीनो की कंडीशन। ओके, इसके अंदर जैसे पेरू को क्या है, ना ही तो इसमें अपवेलिंग होएगी और उसका फिशरी सेक्टर्स भी कमजोर पड़ जाएगा, और वहाँ पे जब उनको बारिश चाहिए ही नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी। फिर है तीसरी लानीना की कंडीशन। लानीना के अंदर क्या हो जाएगा देखते हैं, यही सेम अपना साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर जो ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट चलनी चाहिए वो क्या है, इतनी फास्ट फास्ट चलने लग जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा तेज जो है वो बारिश होएगी, मतलब एक फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, पानी को बहुत जल्दी जल्दी उधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बारिश आ जाएगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा आ जाएगा, ठीक है। और इंडिया के अंदर भी अगर यहाँ पे हाई प्रेशर में क्या है, ज़्यादा अगर इंडिया को ज़्यादा रेनफॉल मिलने लग जाएगी तो इंडिया के भी कुछ रीजन्स में क्या है, हमें फ्लड जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो लानीना के अंदर ये होता है कि ट्रेड विंड्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलने लग जाती है, और एल नीनो के अंदर जो है ट्रेड विंड्स वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। जैसे अपना देखो नॉर्मल ईयर में क्या है, नॉर्मल ईयर में देखो ये जैसे साउथ अमेरिका वाला कोस्ट है, ठीक है, यहाँ से जो ट्रेड विंड्स है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ गई, यहाँ पे लो प्रेशर था, लो प्रेशर बना के इसमें वर्षा होगी, क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है, वर्षा होगी, ठीक है। और इधर जैसे यहाँ पे जो है वो हाई प्रेशर बनेगा और इंडिया को साउथ वेस्ट मानसून में हेल्प करेगा, और यहाँ पे हाई प्रेशर है और इधर अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग की वजह से क्या है, पानी जो है ठंडा पानी ऊपर आएगा। फिर है इधर देखो एल नीनो की कंडीशन में ट्रेड विंड्स जो है वो यही रह जाएगी, ठीक है, वो इधर जा ही नहीं पाएगी क्योंकि ट्रेड विंड्स क्या है, कमजोर हो रखी है, तो वो यही रह जाएगी। तो साउथ अमेरिका में ही लो प्रेशर बन जाएगा और यहीं पे साउथ अमेरिका में ही पेरू के पास से वर्षा हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या आ जाएगा, सूखा आ जाएगा। ओके, तो ये है अपनी एल नीनो की कंडीशन। फिर अपना वोकल सर्कुलेशन, मतलब जो सेल बन रहा है, ठीक है, लो प्रेशर बना, फिर वहां से उठ के जो है वो हवाएं गिरी तो वहां पे उसने हाई प्रेशर बनाया। देखो जैसे इधर से पानी गया तो यहाँ से जो है वो अपवेलिंग हुई, और यहाँ पे कोल्ड वाटर है, यहाँ पे क्या है, वार्म वाटर है, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, और ये अपना क्या है, एक वोकर सेल बन रहा है, इट इज इन नॉर्मल कंडीशन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम नॉर्मल पैसिफिक टू एल नीनो। हाउ ए स्टेबल ओशियन टर्न्स इनटू ए ग्लोबल क्लाइमेट डिस्टर्बर, की देखो एक जैसे स्टेबल कंडीशन चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल था, बट कैसे वो एक ग्लोबल क्लाइमेट डिस्टर्बर में चेंज हो जाएगा। कि एल नीनो बिगिंस व्हेन द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन द पैसिफिक ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर इज डिस्टर्ब, कि पैसिफिक ओशियन में और एटमॉस्फेयर के अंदर जो बैलेंस है वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाए। स्मॉल चेंज इन ओशन कंडीशन आर ट्रिगर लार्ज स्केल चेंजेस इन द ग्लोबल वेदर, अगर छोटा सा भी चेंज आता है तो वो लार्ज स्केल पे क्या है, उसको इफेक्ट करेगा। अब देखो जैसे नॉर्मल कंडीशन में इसको पढ़ लेते हैं, वैसे अंडर नॉर्मल कंडीशन जो पैसिफिक ओशन है और एटमॉस्फेयर है एक बैलेंस सिस्टम में काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ अमेरिका टुवर्ड ऑस्ट्रेलिया, की साउथ अमेरिका से विंड्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है, ठीक है, पुशिंग वार्म सरफेस वाटर वेस्टवर्ड, कि जो वार्म वाटर है वो क्या है, वेस्ट यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो इसको पुश कर रही है।
और वार्म वाटर वहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, एक्यूमुलेट्स हो जाएगा, लो प्रेशर बनाएगा, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन बनाएगा, और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या है, बारिश होएगी। और कोल्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर राइजेस नियर द कोस्ट ऑफ पेरू, और जो ठंडा पानी है वो पेरू के कोस्ट के पास रहेगा, वेलिंग होएगी, ठीक है, जिसे कहते हैं हम अपवेलिंग। और वहाँ पे क्या है, हैवी रेनफॉल अकर्स नियर इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो वाला जो एरिया, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है तो वहाँ पे रेनफॉल होएगी। और जो ईस्टर्न पैसिफिक है वो क्या है, कूल एंड ड्राई रहेगा। दिस बैलेंस सपोर्ट्स हेल्दी मेरीन इकोसिस्टम, स्टेबल वेदर पैटर्न्स एंड अ स्ट्रॉन्ग इंडियन मानसून। तो मतलब ये क्या है, एक स्टेबल कंडीशन है। तो हाउ डज एल नीनो फॉर्म, फिर स्टेबल से क्या है, अनस्टेबल हो गया, एल नीनो आ गया। इसके कुछ जैसे इसने स्टेप्स बताए हैं कि पहला तो ये कि ये मतलब एक रात के अंदर ये नहीं डेवलप हो रहा, ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होगी, कि एकदम से हवाएं बिल्कुल धीरे नहीं हो रही, वो धीरे धीरे करके स्लो हो रही है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो स्टेप वन में क्या है कि ट्रेड विंड्स बिकम वीक, एल नीनो के टाइम पे क्या है, विंड जो होती है वो यूजुअल से और भी ज्यादा वीक हो जाती है, जिससे वार्म वाटर जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ जा ही नहीं पाता और वो ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ ही रहता है। दिस इज द फर्स्ट सिग्नल दैट एन एल नीनो इवेंट में डेवलप। स्टेप टू है वार्म वाटर मोस्ट स्टोर। इसके अंदर देखो क्या है कि वार्म वाटर सरफेस वाटर स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, मतलब कि जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर वार्म वाटर जो वेस्ट की तरफ जा रहा था वो अब क्या है, ईस्ट और सेंटर की तरफ ही रहेगा। और सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो क्या है, इन रीजन्स में इंक्रीज हो जाएगा। ईस्टर्न पैसिफिक जो यूजुअली कूल रहता है, ड्राई रहता है, वो क्या है, अब अनयूजुअली गर्म हो जाएगा। एंड दिस वार्मिंग चेंजेस द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द ओशन एंड द एटमोसफेयर। तो इससे क्या, एटमोसफेयर और ओशन के अंदर हीट एक्सचेंज होएगा। स्टेप थ्री के अंदर अपवेलिंग बिकम्स वीक, जैसे एज वार्म वाटर स्प्रेड ईस्टवर्ड दिस अपवेलिंग बिकम्स वीक, क्योंकि पानी जा ही नहीं रहे, पानी ईस्टवर्ड की तरफ जो है वो इकट्ठा हो गया, तो अपवेलिंग नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या है, लेस कोल्ड वाटर रीचेस द सरफेस, ठंडा पानी नहीं आ पाएगा, और ओशन जो है वो ज़्यादा गर्म होएगा, जिससे एल नीनो की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। और जो फिशरी सेक्टर्स है उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट जो है नेगेटिव पड़ेगा। फिर है रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा, कि जो वार्म ओशन हीट द एयर अबव देम, और द क्लाउड्स एंड रेनफॉल शिफ्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स द सेंट्रल एंड ईस्ट पैसिफिक, की जो क्लाउड्स ऑस्ट्रेलिया पे बन रहे थे, जो लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे बन रहा था, वो अब ईस्ट की तरफ बनेगा। कुछ रीजन्स में हैवी रेनफॉल होएगी, कुछ में बाढ़ आ जाएगी, और कुछ में क्या है, सूखा रहेगा, ड्रॉट एंड वाटर शॉर्टेजेस। ग्लोबल क्लाइमेट इससे अफेक्ट होएगा, जैसे बिगिन इन्फ्लुएंसिंग वेदर अराउंड द वर्ल्ड। ऑफकोर्स कॉमन सी बात है कि अगर पैसिफिक ओशन में चेंज हो रहा है तो ये फिर क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट को भी इफेक्ट डालेगा। इम्पैक्ट्स क्या है, जैसे वीक और इरेगुलर मानसून इन इंडिया, इंडिया के अंदर इरेगुलर मानसून होएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सूखा आ जाएगा, एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी। और साउथ अमेरिका के कुछ भागों में क्या है, फ्लड्स देखने को मिलेगी, हमें हीट वेव्स देखने को मिलेगी, और हायर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमें एल नीनो के अंदर कुछ देखने को जो सिचुएशंस है देखने को मिलेगी। उसके बाद है सुपर एल नीनो। ओके, नेक्स्ट वन है अपना सुपर एल नीनो। वाई साइंटिस्ट आर कंसर्न व्हेन एल नीनो बिकम एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, जब ये क्या है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब सुपर एल नीनो एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट होती है जिसके अंदर जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक का, वो बहुत ज्यादा नॉर्मल से क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, मोस्टली ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस। दीज इवेंट्स हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वेदर, ठीक है, मेकिंग ड्रॉट फ्लड हीट वेव्स, मतलब कुछ जगह पे क्या है ड्रॉट, कुछ जगह पे फ्लड्स, तो ये काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। फिर कुछ मेजर सुपर एल नीनोज भी हैं जो आए हुए हैं पहले, जैसे 1982 1983 के अंदर सीवेज ड्रॉट्स फ्लड्स एंड वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एल नीनो डिजास्टर हमें देखने को मिला था। फिर 1997-98 के अंदर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो इवेंट देखने को मिली थी, ठीक है, और 2015-16 के अंदर कंट्रीब्यूटेड टू रिकॉर्ड ग्लोबल टेम्परेचर, जिसने क्या है कोरल ब्लीचिंग में, वाटर शॉर्टेज में, या फिर एग्रीकल्चर लॉसेस में काफी मतलब वो किया। तो ये सुपर एल नीनो की कुछ कंडीशंस जो है वो हमें देखने को इन ईयर्स में मिली है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो 2026 है वो भी क्या है, सुपर एल नीनो का ईयर है। उसके बाद है वाई इज इट इज मोर डेंजरस। सुपर एल नीनो को इतना डेंजरस क्यों माना जा रहा है, देखो ग्लोबल टेम्परेचर कि ये क्या करेगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द पैसिफिक ओशन इनटू द एटमॉस्फेयर, कि जो पैसिफिक ओशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो हीट रिलीज करेगा,
कैन टेम्परली इंक्रीज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, और ग्लोबल टेम्परेचर को भी क्या है ये इंक्रीज कर सकता है। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट डालेगा, अगर वीक मानसून होएगा, इरेगुलर रेनफॉल होएगा तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है कम हो जाएगी, रेनफॉल नहीं होएगी तो क्रॉप्स को पानी नहीं मिल पाएगा, तो इससे एग्रीकल्चर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फूड शॉर्टेजेस में इंक्रीजेज इन वल्नरेबल रीजन्स, जो वल्नरेबल रीजन्स है वहाँ पे फूड शॉर्टेज आ सकती है। फिर इकोनॉमी पे क्या है, लोअर एग्रीकल्चरल आउटपुट कैन इंक्रीज फूड इन्फ्लेशन, कि अगर एग्रीकल्चर आउटपुट कम है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट्स में स्पेंड मोर ऑन ड्रॉट रिलीफ एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, और गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा इसमें क्या है स्पेंड करना पड़ेगा ताकि सूखे से रिलीफ दिला सके और डिजास्टर रिस्पॉन्स कर सके। मैरीन इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, देखो कोरल रीफ्स एक्सपीरियंस सीवियर ब्लीचिंग ड्यू टू वार्मर ओशन, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ओशंस गर्म हो जाएगा तो कोरल ब्लीच होएगा, ठीक है, कोरल रीफ्स को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा। वीक अपवेलिंग रिड्यूसेस न्यूट्रिएंट्स अफेक्टिंग फिशरीज, और जो फिशरी सेक्टर्स है उसको भी ये क्या है काफी इफेक्ट पड़ेगा अगर वीक अपवेलिंग होएगी तो। उसके बाद है हाउ डज एल नीनो अफेक्ट इंडिया, कि इंडिया के ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट डालता है। हमने देखा कि जो पैसिफिक ओशन में जो भी सिचुएशन या कंडीशन जो भी होती है, ठीक है, वो इंडिया के मानसून में काफी इम्पैक्ट डालती है, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो। अब इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट सेंसिटिव टू एल नीनो बिकॉज इट्स इकोनॉमी, इट्स एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज आर क्लोजली लिंक्ड टू द साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, चाहे इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, वो क्या है साउथ वेस्ट मानसून से जुड़े हुए हैं। However, El Nino does not always mean a drought. It mainly increase the risk of below normal. मतलब अगर एल नीनो जैसी सिचुएशन आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सूखा ही लेके आएगा, इसमें क्या है बिलो नॉर्मल या फिर अनइवन रेनफॉल जो है वो इसमें आ सकती है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट है इंडियन मानसून पे, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया से एग्रीकल्चर की लाइफ लाइन है, एंड एल नीनो उसे वीक कर देगा मानसून सर्कुलेशन को, क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स नहीं मिल पाएंगे, मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, तो रेनफॉल जो है वो क्या है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, मतलब कुछ स्टेट्स में ज़्यादा कुछ स्टेट्स में कम, और विद लॉन्ग ड्राई स्पेल्स इंटरप्टेड बाय इंटेंस रेनफॉल। व्हाई डज दिस मैटर, क्योंकि इंडिया रिसीव्स अबाउट 75% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल, लगभग 75% जो है रेनफॉल वो प्राप्त करता है साउथ वेस्ट मानसून से, और मेकिंग मानसून परफॉर्मेंस क्रूशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक, तो इसलिए इंडिया के लिए मैटर करता है। सेकेंड इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे। मोस्टली इंडिया की जो क्रॉप्स हैं वो रेनफॉल पे डिपेंड होती है, एंड एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट सेक्टर टू फील द इम्पैक्ट ऑफ एन इरेगुलर मानसून, कि इरेगुलर मानसून जो है वो फील करेगा एग्रीकल्चर, एंड फार्मर बिकम्स मोर डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द ग्राउंड वाटर। अगर रेनफॉल नहीं होगी तो फार्मर क्या है ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, इरिगेशन सिस्टम पे ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, तो ग्राउंड वाटर पे प्रेशर यहाँ पे डलेगा। और जो रेन फेड क्रॉप्स है जैसे कि राइस, पल्सेस, मेज एंड ऑयल सीड्स वो मोर वल्नरेबल हो जाएगी। जैसे ये जो ऐसी क्रॉप्स हैं जो रेन पे या फिर ज़्यादा पानी पे डिपेंडेंट है तो ये नहीं हो पाएगी। फिर क्रॉप लॉसेस हो जाएगा, द नीड फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट एंड क्रॉप इंश्योरेंस, जैसे डिले और अनइवन मानसून कैन डिले खरीफ सोइंग रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी। अगर वर्षा डिले होएगी तो खरीफ की जो भी सोइंग है वो क्या है कम, मतलब लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगा उसके अंदर। फिर है इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। द इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो एक्सटेंड बियॉन्ड एग्रीकल्चर, कैसे कि अगर देखो वीक मॉनसून हुआ तो क्रॉप प्रोडक्शन कम होएगा, क्रॉप प्रोडक्शन कम होएगा तो फूड सप्लाई कम हो जाएगी, फूड सप्लाई कम होएगी तो फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे क्या इन्फ्लेशन आएगी, और फिर प्रेशर ऑन हाउस होल्ड बजट्स। ठीक है, जो चीज़ें 10 रुपए की मिलनी चाहिए वो 50 की मिलेगी तो हाउस होल्ड बजट पे प्रेशर आएगा, एंड इससे क्या है जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, काफ़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हीट वेव्स एंड पब्लिक हेल्थ, क्योंकि अगर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो हीट वेव्स पे भी, मतलब हीट वेव्स बढ़ा देगा। ठीक है, पब्लिक हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, कैन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ वाटर देन नॉर्मल कंडीशन, हायर टेम्परेचर इंक्रीज द रिस्क ऑफ हीट स्ट्रोक एंड डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन को ये इंक्रीज कर देगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखा है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द ग्रेटर यूज ऑफ कूलिंग सिस्टम। अर्बन एरियाज को क्या है अर्बन हीट आइलैंड्स इफेक्ट जो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है फेस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और ऐसे रीजन्स जो ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगे
कि ऑल्दो द इम्पैक्ट वेरीज एवरी ईयर, एरियाज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल जनरली मोर वल्नरेबल, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये जो कुछ एरियाज है ये क्या है, हमें ज़्यादा इन पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा वल्नरेबल एल नीनो के टाइम पे हमें देखने को मिलेंगे। फिर है कुछ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की कैसे इंडिया जो है वो इसको क्या है प्रिपेयर है, हाउ इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर एल नीनो। तो एल नीनो कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, कि हम इसे रोक नहीं सकते, बट it can be minimized through accurate forecasting, better water management, climate resilient agriculture and effective disaster preparedness। कि हम इसको रोक नहीं सकते लेकिन इसके इम्पैक्ट्स को क्या है मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे, अच्छे से एक्यूरेट फोरकास्ट करके, वाटर मैनेजमेंट को बेटर करके, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को अपना के। तो सबसे पहला है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट इज द नोडल एजेंसी फॉर वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग इन इंडिया। जो वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट करती है उसकी एक नोडल एजेंसी है आईएमडी। इसका रोल क्या है, देखो ये क्या है, एनसो को मॉनिटर करती है, एल नीनो ला नीना को मॉनिटर करती है, ऐसी जो कंडीशन अगर हो रही है तो उसको मॉनिटर करती है। सीजनल मॉनसून फोरकास्ट प्रोवाइड, डिस्ट्रिक्ट लेवल वेदर एडवाइजरीज प्रोवाइड करती है। सेकंड है नेशनल मॉनसून मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ मॉनसून फोरकास्टिंग यूजिंग एडवांस्ड वेदर मॉडल्स। की जो एडवांस्ड मॉडल्स है ठीक है उनका यूज करके मॉनसून फोरकास्ट की एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सके, इसका ऑब्जेक्टिव है। और इंपोर्टेंस की बेटर रेनफॉल प्रेडिक्शन, मतलब रेनफॉल प्रेडिक्शन कर सकती है कि कितनी ज़्यादा होएगी कितनी नहीं होएगी। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्लानिंग, और उसके हिसाब से एग्रीकल्चर प्लानिंग की कौन सी क्रॉप्स को बोना चाहिए कौन सी नहीं। एंड बेटर रिजर्वायर मैनेजमेंट, रिड्यूस्ड इकोनॉमिक लॉस। तो ये जो है वर्क करती है नेशनल मॉनसून मिशन। थर्ड है मिशन मौसम। मिशन मौसम जो है ये क्या काम करता है कि इट एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। कि इंडिया का जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए इसको बनाया गया। इसके मेजर फीचर जैसे कि बेटर डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का यूज करना, एआई बेस्ड वेदर प्रिडिक्शन करना, एआई का यूज करना मतलब वेदर प्रिडिक्शन के लिए, हाई रिजोल्यूशन फोरकास्टिंग मॉडल का यूज करना, इम्प्रूव्ड लाइटनिंग एंड एक्सट्रीम वेदर वार्निंग्स एंड फास्टर डिसेमिनेशन ऑफ वेदर अलर्ट्स। तो मतलब मिशन मौसम जो है ये कहना चाह रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का ये कैसे यूज करेगा। फिर है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इसके लिए जैसे जो गवर्नमेंट है उसने जैसे पीएम फसल बीमा योजना स्टार्ट की है कि जो अगर तुम्हारा क्रॉप लॉस होता है या फिर कोई भी फार्मर्स को लॉस होता है तो उसके लिए तुम क्या इंश्योरेंस करवा सकते हो, ठीक है, कुछ नेचुरल डिजास्टर से अगर तुम्हारा हो रहा है लॉस तो। फिर है पीएम कृषि सिंचाई योजना। इसके अंदर इरिगेशन सिस्टम को तुम क्या है क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हो, उसके लिए इसका यूज किया, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप को करना, प्रमोट करना, इंप्रूव करना इरिगेशन एफिशिएंसी को, ताकि जो मॉनसून रेनफॉल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी सी कम हो सके। फिर कुछ आईसीआर के इनिशिएटिव्स हैं जैसे डेवलप ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज, मतलब ऐसी वेराइटी ऐसी क्रॉप्स को हमें लेना कि जो क्या हो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, ठीक है। प्रमोट करना क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, फार्मर्स को एडवाइस करना ऑन चेंजिंग वेदर कंडीशंस की, जैसे वेदर कंडीशन चेंज हो रही है तो फार्मर्स जो है वो क्या क्या तरीके जो है अपना सकते हैं। फिर है लॉन्ग टर्म क्लाइमेट स्ट्रेटेजी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर ये है कि ये क्या है क्लाइमेट अडेप्टेशन, ठीक है, थ्रू मिशंस रिलेटेड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन। वही है कि मेनली हम कैसे एनर्जी एफिशिएंसी का यूज कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबिलिटी के साथ रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो इसके अंदर आ जाएगा नेशनल एक्शन प्लान पे क्लाइमेट चेंज वाले में। फिर है लास्ट में हमारा वे फॉरवर्ड कि एक ग्लोबली इम्पैक्ट ही तो हो गया इंडिया के लेवल पर ग्लोबल का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो क्या कहते हैं कि स्ट्रेंथन करना वेदर फोरकास्टिंग को। मोस्टली जैसे अगर अभी भी हम देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि सुपर एल नीनो की कंडीशन बन सकती है क्योंकि ट्रेड विंड्स धीरे धीरे वीक हो रही है। तो अगर हम अपने फोरकास्ट सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर लें, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर लें, ठीक है, तो ये क्या है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हमें दे पाएगा, ठीक है। एक्सपेंड करें यूज ऑफ सैटेलाइट्स को, डॉपलर रडार्स को एंड ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम को, तो जिससे हम क्या है अच्छे से ओशंस के अंदर जो भी हलचल हो रही है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं फॉर बेटर क्लाइमेट प्रिडिक्शन, ताकि हमारी जो क्लाइमेट प्रिडिक्शन है वो हम बेटर तरीके से कर सकें, क्योंकि ये क्या है एकदम से होने वाली घटना नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाली इंसिडेंट है। तो इसके लिए फिर है इम्प्रूव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में ये है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है हाउस होल्ड में हमें उसको प्रमोट करना,
कम्युनिटी लेवल्स पे जैसे चेक डैम्स बनाना, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, फार्म पॉन्ड्स बनाना एक्सेट्रा। फिर है मॉडर्नाइज करना इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को वाटर लॉसेस को कम करने के लिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम, ताकि ज़्यादा क्रॉप्स में हम कैसे कम इरिगेशन से काम चला सकते हैं उस तरीके से। फिर है इनकरेज एफिशिएंट यूज ऑफ रेजरवायर्स ड्यूरिंग वीक मानसून ईयर्स, कि अगर वीक मानसून ईयर्स है तो कैसे हम एफिशिएंट यूज कर सकते हैं रेजरवायर्स का। फिर है स्ट्रेंथन डिजास्टर प्रिपेयरनेस, इसके अंदर ये है कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए कि कैसे जब हीट वेव्स आए या फिर फ्लड्स आए या फिर ड्रॉट्स आए, ठीक है। स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स एंड इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, कि वो पहले से तैयार है, उनके अंदर ये अवेयरनेस फैलाना। बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन्स, जो मोस्टली क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। फिर है इनहेंस ग्लोबल कोऑपरेशन, की मतलब देखो एल नीनो अफेक्ट्स मैनी कंट्रीज साइमल्टेनियसली, मतलब ये किसी एक कंट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। तो इसलिए क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि शेयरिंग क्लाइमेट डाटा, कि एक दूसरे से हम अपनी क्लाइमेट डाटा को शेयर करें, फोरकास्टिंग सिस्टम को और भी ज़्यादा मिलकर इम्प्रूव करें, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस बनाए, कोऑर्डिनेट करें डिजास्टर रिस्पॉन्स को, स्ट्रेंथन करें फूड एंड वाटर सिक्योरिटी एंड सपोर्टिंग वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जैसे कोई भी अगर वल्नरेबल कंट्रीज है उसके ऊपर ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, तो कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमें क्या है, ग्लोबल कोऑपरेशन को इन्हेंस करना होगा। लास्ट अपना कंक्लूजन, कि अगर हम देखें कि द फ्यूचर लाइज नॉट इन कंट्रोलिंग नेचर बट इन स्ट्रेंथनिंग आवर एबिलिटी, कि हम क्या है, क्लाइमेट में जो भी चेंज हो रहा है हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम क्या इसे अडोप्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम इसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और हमारी एबिलिटी को। एल नीनो रिमाइंड्स अस दैट द अर्थ क्लाइमेट इज डीपली इंटरकनेक्टेड, चाहे एल नीनो हो, चाहे फिर लानिना हो, या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, वो क्या शो करती है कि जो अर्थ का क्लाइमेट है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है, वो किसी एक कंट्री को इफेक्ट नहीं कर रहा बल्कि वो पूरे ग्लोबली इफेक्ट कर रहा है। तो ए चेंज इन वन ओशन कैन इन्फ्लुएंस रेनफॉल एग्रीकल्चर अक्रॉस कॉन्टिनेंट, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये क्या करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया के लिए भी क्या है कि फोकस उसका सिर्फ और सिर्फ फोरकास्टिंग में नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, एक ऐसा रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनाने में या फिर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट में उसका होना चाहिए। विद बेटर साइंस, better governance and greater public awareness, the risk associated with El Nino can be significantly reduced, कि हम क्या है, बेटर साइंस का यूज कर सकते हैं, बेटर गवर्नेंस का यूज कर सकते हैं, और इससे क्या है कि रिस्क को जो है हम रोक तो नहीं सकते बट इसको रिस्क को क्या है, कम कर सकते हैं। सो दैट वाज आवर द सेशन ऑफ एल नीनो। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।